सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ये लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा। जितनी भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आती है, हमने सारी डायनेस्टीज डिस्कस की। कुछ एक डायनेस्टी बच गई है, जैसे कदम्ब राजवंश हुआ, होयसल वंश हुआ या फिर यादव वंश हुआ। ये कुछ एक डायनेस्टीज बची हुई है। काफ़ी इजी है, आप खुद से भी इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं, इसीलिए मैं इन्हें नहीं पढ़ा रही हूँ। लेकिन यदि फिर भी आपको पढ़ना है, आपके पास नोट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं है इनके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए भी एक लेक्चर बना दूंगी। वैसे ये प्राचीन भारतीय इतिहास का लास्ट लेक्चर होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में आप सभी को पता ही होगा, हमारा लेक्चर चल रहा है पूर्व मध्यकालीन भारत। हम पूर्व मध्यकालीन भारत इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने इस समय के अंतर्गत आने वाली, इस कालखंड के अंतर्गत आने वाली जितनी भी डायनेस्टीज हैं उन्हें क्रमबद्ध रूप से पढ़ा, जाना और समझा। आज के इस लेक्चर में हम लास्ट डायनेस्टी जो बची हुई है पूर्व मध्यकालीन भारत की, जो कि चोल राजवंश, उसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना कॉपी पेन उठाएंगे, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए चोल राजवंश, जो कि दक्षिण भारत में स्थित थे। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, चोल राजवंश इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। कब डिस्कस किया था? तो संगम काल युग में डिस्कस किया था। उसके अंतर्गत हमने 3 डायनेस्टीज पढ़ी थी। ठीक है, उसमें से एक थी चोल राजवंश। उस समय मतलब किस समय की बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ आपकी तीसरी सदी। ठीक है, संगम युग जो था उस समय कौन सी सदी चल रही थी? तो आपकी तीसरी सदी चल रही थी। तो उस समय पर चोल राजवंश के प्रमुख शासक कौन थे? वैसे तो कई शासक हुए जो प्रमुख थे, लेकिन करिकाल जो शासक थे वे चोल राजवंश के प्रमुख शासक हुए थे उस समय। ठीक है, संगम युग में। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? उसके बाद में चोल राजवंश की स्थिति काफ़ी दुर्बल हो जाती है, बिल्कुल ये खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना। लेकिन 9वीं शताब्दी में क्या होता है दोस्तों? 9वीं शताब्दी में चोल राजवंश के एक प्रमुख शासक उभर कर सामने आते हैं, जिनका नाम होता है विजयालय, और ये चोल राजवंश को फिर से उदित करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने चोल राजवंश का पहला पुराना इतिहास नहीं पढ़ा है तीसरी सदी का, तो वो संगम युग के जो लेक्चर्स हैं वो देख लीजिएगा, तो आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसमें मैंने ये भी बताया कि चोल राजवंश कहाँ पर स्थित है भारत में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में किस जगह पर चोल राजवंश स्थित है। पूरी स्थिति आपको क्लियर हो जाएगी, वो लेक्चर जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम चोल राजवंश को। तो हेडिंग डाल लीजिए चोल राजवंश। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स ऐसे हैं दोस्तों जो आपको कई बुक्स में मिल जाएंगे, लुसेंट वगैरह इनमें भी मिल जाएंगे। तो आप डिटेल से पढ़ना चाहो तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे केवल मैं उन फैक्ट्स को बताऊंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। सारे फैक्ट कवर करना इतना पॉसिबल भी नहीं होता है दोस्तों। आप जितना विस्तृत पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ बता रही हूँ, उससे भी ज़्यादा आप डीप में जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक व्यू बता देती हूँ कि आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए इसके माध्यम से। ठीक है, ये बेनिफिट भी मिलता है आपको द हाइट्स पे। चोल राजवंश के संस्थापक की यदि बात की जाए, देखिए पहले तो मैंने बताया आपको कि हमने इसकी बात कब की थी, हमने बात की थी इसकी तीसरी सदी में। ठीक है, संगम युगीन काल में, तब ये उदित हो चुका था। काल में उत्पन्न हो चुका था ये। और उस समय प्रमुख शासक कौन थे? अब आप अपने शब्दों में लिखेंगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप अपने शब्दों में इसे लिख लेंगे। समय थे आपके करिकाल। कब? जब संगम युग चल रहा था उस समय के चोल राजवंश में। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? उसके बाद में 9वीं शताब्दी में जब ये नष्ट हो जाता है, इसके बाद में इसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो 9वीं शताब्दी में ये पुनः उभर कर सामने आता है। 9वीं शताब्दी में पुनः उभर कर सामने आता है 9वीं शताब्दी में। और उस समय इसके संस्थापक कौन होते हैं? तो इस समय इसके संस्थापक होते हैं विजयालय। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो संस्थापक कौन होंगे? जब हम चोल राजवंश को पूर्व मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ रहे तो उस समय संस्थापक थे इनके विजयालय। ठीक है, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ के रूप में, पैराग्राफ ना बन सके तो फैक्ट के रूप में, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे वैसे आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लो ताकि चीज़ें याद रहें।
वैसे मुझे पता है आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो, इतनी चीज़ें आप समझ सकते हो, मेरे कहने पे भी आप समझ गए होंगे, नोट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने नोट्स में इस चीज़ को लिख लीजिए। संस्थापक कौन हुए? संस्थापक हुए विजयालय 850 ईस्वी के आसपास इन्होंने चोल राजवंश को फिर से उदित किया था। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन भारत में कह सकते हैं कि चोल राजवंश की स्थापना 850 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो वे शासक थे विजयालय। राजधानी इन्होंने तंजौर को बनाई थी। इस समय राजधानी क्या बनाई थी इन्होंने राजधानी बनाई थी तंजौर को। ठीक है, तंजौर राजधानी थी चोल राजवंश की। आगे चलते हैं। क्योंकि विजयालय ने इतना बड़ा काम किया था, जो डायनेस्टी लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी उसे पुनः उदित किया, पुनः बनाया, इसीलिए विजयालय ने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम लिख लीजिए, पूछा जाता है। तो उस उपाधि का नाम था नरकेसरी। नरकेसरी, ठीक है, क्या नाम था? नरकेसरी उस उपाधि का नाम था। अब दोस्तों, जब चोल राजवंश संगम युग में लगभग खत्म हो जाता है, उस समय ये क्या होता है, ये सामंत बन जाता है। अब अपनी उपस्थिति को बनाए रखना है, खत्म नहीं होना है। तो उस समय क्या चल रहा था? उस समय ये चल रहा था कि जो शक्तिशाली राजवंश थे उनके सामंत बन जाइए, तब आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जीवित रहेंगे। तो ये क्या होते हैं? ये सामंत बन जाते हैं। तो किस राजवंश के सामंत बनते हैं, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिए। ये सामंत होते हैं पल्लव डायनेस्टी के, पल्लव राजवंश के। ठीक है, पल्लव राजवंश के अधीन रहते हैं ये, के अधीन, चोल राजवंश के। ठीक है, सामंत किसके बने हुए थे? ये पल्लव राजवंश के। देखिए दोस्तों, मैंने जितने भी आपको राजवंश बताए हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वे किसी के सामंत बने हुए थे। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जैसे पल्लव राजवंश डिस्कस तो कर लिया, आपको याद भी रह जाएगा, लेकिन जब आप सारी डायनेस्टी पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये किसके सामंत रहे होंगे, वो किसके सामंत रहे होंगे। तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, मैंने स्टोरी फॉर्म में बताया आपको, तो चीज़ें अच्छे से याद भी रह जाएगी आपको। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इन पॉइंट्स पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, इन्हें याद रखना। हो सके तो एक चार्ट में कौन सी डायनेस्टी किसके सामंत हुई थी ये नोट डाउन कर लीजिए, और वो चार्ट आप अपनी वॉल पे लगा सकते हैं, उसे बार बार देखते रहिए, तो भी आपको अच्छे से इजीली याद रह जाएगा। पल्लव राजवंश के अधीन थे ये। अब इनके बाद में आते हैं अगले अगले राजा, प्रमुख शासक चोल राजवंश के, वो थे आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम चोल राजवंश के ऐसे शासक हुए जिन्होंने चोल राजवंश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया था। ठीक है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। विजयालय जो थे, उन्होंने स्थापना तो की थी, उन्होंने चोल राजवंश को उदय तो किया था इस समय पर, 9वीं शताब्दी के समय पे, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं कर पाए थे। किससे? पल्लव राजवंश से। ठीक है, अपूर्ण रूप से स्वतंत्र किया था उन्होंने क्या किया था? अपनी शक्ति में इजाफा किया था पहले की तुलना में। लेकिन आदित्य प्रथम चोल राजवंश के वे शासक हुए जिन्होंने पूर्ण रूप से चोल राजवंश को स्वतंत्र करवाया। किनसे? पल्लव राजवंश से। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट शासक हो जाते हैं। स्वतंत्र करवाया, किससे करवाया? जिनके वे अधीन थे। किनके अधीन थे? तो पल्लव डायनेस्टी के अधीन थे, पल्लव राजवंश के अधीन थे। अब चूंकि आदित्य प्रथम ने भी इतना बड़ा काम करके दिखाया था, इसीलिए इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम लिखेंगे कोदंडराम। कोदंडराम की उपाधि इन्होंने धारण की थी। क्या नाम था उपाधि का? उपाधि का नाम था कोदंड राम। की उपाधि किसने धारण की थी? आदित्य प्रथम ने। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो हम क्या विजयालय लगा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है विजयालय ने स्थापना की है, लेकिन आदित्य प्रथम ने पूर्ण रूप से चोल राजवंश को पल्लव राजवंश से स्वतंत्र करवाया था। इसके फलस्वरूप उन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था कोदंडराम। तो याद रखेंगे, कोदंडराम किसकी उपाधि थी? आदित्य प्रथम की उपाधि थी। चलिए देख लेते हैं प्रमुख शासक। चोल राजवंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? प्रमुख शासक तो अभी देखा हमने, विजयालय हुए जिन्होंने स्थापना करवाई
9वीं शताब्दी में चोल राजवंश की। तो यहाँ पे सारों के नाम लिख लेंगे आप। विजयालय हुए, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, ये सारे प्रमुख शासक हैं। ठीक है, इनके बीच में भी कई शासक आए थे चोल राजवंश के, लेकिन हम उनके नाम नहीं लिख रहे हैं। हम उन्हीं शासकों के नाम यहाँ पे लिख रहे हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन है ना। तो राजराज प्रथम के बाद में राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोतुंग और राजेंद्र तृतीय, ये प्रमुख शासक हुए। ठीक है, राजेंद्र तृतीय। कौन कौन शासक हुए? तो विजयालय हुए, जिन्होंने चोल राजवंश की 9वीं शताब्दी में स्थापना की थी। विजयालय, आदित्य प्रथम, इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता दिलवाई थी चोल राजवंश को। उसके बाद में परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोतुंग और राजेंद्र द्वितीय। कुलोतुंग के आगे लिखेंगे कुलोतुंग द्वितीय। ये भी दो हुए थे, प्रथम और द्वितीय। हम यहाँ बात करेंगे कुलोतुंग द्वितीय के बारे में। ठीक है, कुलोतुंग द्वितीय और राजेंद्र द्वितीय। चलिए एक एक शासक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे विजयालय के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया। इन्होंने नर केसरी की उपाधि धारण की थी और चोल राजवंश की स्थापना की थी। कब? 9वीं शताब्दी में। और कब की थी? सन याद रखेंगे 850 ईस्वी में की थी। आदित्य प्रथम ने चोल राजवंश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करवाया था। किससे स्वतंत्र करवाया था? चोल राजवंश पल्लव राजवंश के सामंत हुआ करते थे, तो पल्लव राजवंश से चोल राजवंश को आदित्य प्रथम ने पूर्ण रूप से स्वतंत्र करवाया था। उसके बाद में आते हैं परांतक प्रथम। तो परांतक प्रथम के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों परांतक प्रथम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे। परांतक प्रथम का एक युद्ध होता है राष्ट्रकूट राजवंश के शासक कृष्ण तृतीय के साथ में। किसके साथ में होता है इनका युद्ध? परांतक प्रथम का एक युद्ध होता है राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय। ठीक है, कृष्ण तृतीय ये राष्ट्रकूट राजवंश के प्रमुख शासकों में अंतिम शासक थे, है ना। यदि शक्तिशाली शासकों की बात की जाए राष्ट्रकूट राजवंश में, तो कृष्ण तृतीय ही आखिरी शक्तिशाली शासक हुए। उसके बाद में कमजोर शासक आए और राष्ट्रकूट राजवंश का विनाश हो गया, या फिर नष्ट हो गया, या फिर समाप्त हो गया वो पूरी तरीके से। ठीक है, तो कृष्ण तृतीय के साथ में किसका युद्ध होता है? परांतक प्रथम का युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम है तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम युद्ध, ठीक है, तो याद रखेंगे। तक्कोलम युद्ध कब हुआ था ये? तो ये 949 ईस्वी में हुआ था। सन भी याद रखेंगे कब हुआ था? 949 ईस्वी में हुआ था परांतक प्रथम का एक युद्ध। किसके साथ में होता है? तो कृष्ण तृतीय, जो कि राष्ट्रकूट राजवंश के प्रमुख शासक हुए थे कृष्ण तृतीय, इनके साथ होता है तक्कोलम का युद्ध 949 ईस्वी में। इसका परिणाम क्या निकलता है दोस्तों? तो इसका परिणाम निकलता है कि परांतक प्रथम की पराजय हो जाती है, इसमें ये हार जाते हैं, और कृष्ण तृतीय क्या होते हैं? ये विजयी हो जाते हैं। तो ये खास बात है परांतक प्रथम के बारे में कि चोल राजवंश जिस समय उदित हो रहा था, इतना शक्तिशाली हो रहा था, उस समय ये कृष्ण तृतीय से हार गया था, जबकि राष्ट्रकूट राजवंश क्या खत्म होने जा रहा था। फिर भी ये राष्ट्रकूट राजवंश के शासक इतने बलशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे परांतक प्रथम को हरा देते हैं। तो परांतक प्रथम के बारे में यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तक्कोलम के युद्ध के बारे में पूछा जा सकता है कि तक्कोलम का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था, किन किन के मध्य? तो परांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के मध्य लड़ा गया था। परांतक प्रथम चोल राजवंश के शासक थे और कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट राजवंश के शासक थे, जिसमें परांतक प्रथम पराजय हो जाते हैं और कृष्ण तृतीय विजय हो जाते हैं। कब लड़ा गया था तक्कोलम का युद्ध? तो ये युद्ध 949 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम राजराज प्रथम के बारे में। राजराज प्रथम
तो दोस्तों इनका भी एक युद्ध फेमस है। इनका युद्ध किसके साथ में होता है? ये भी काफ़ी शक्तिशाली शासक थे। साम्राज्य विस्तार करना इनका मेन मोटिव था। साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार करना उद्देश्य था इनका, उद्देश्य, और अपने उद्देश्य पे खरे भी उतरे ये। इनका युद्ध होता है, राजराज प्रथम का एक युद्ध होता है। किसके साथ होता है? तो श्रीलंका के राजा महिम पंचम के साथ में होता है। महिम पंचम, नाम याद रखेंगे, महिम पंचम, है ना, 5वें नंबर के थे महिम, इसीलिए महिम पंचम नाम रखा गया है इनका। महिम प्रथम हुए होंगे, महिम द्वितीय हुए होंगे, महिम तृतीय, महिम चतुर्थ, और ये महिम पंचम। कहाँ के थे ये थे श्रीलंका के, महिम पंचम। अब ये क्या करते हैं, राजराज प्रथम यहाँ पे महिम पंचम को हरा देते हैं। किसकी पराजय होती है इस युद्ध में? इसमें पराजय होती है महिम पंचम की, अर्थात श्रीलंका वाले जो भूभाग जहाँ पर महिम पंचम शासन कर रहे होते हैं वहाँ पर शासन किसका हो जाता है? राजराज प्रथम का शासन हो जाता है। अर्थात सीधे सीधे दिख रहा है कि चोल राजवंश का शासन श्रीलंका पर भी हुआ था। श्रीलंका के भूभाग पर शासन किया, और इस भूभाग पर राजधानी ये बनाते हैं। अब चूंकि ये पूरा अलग है ना, एक विदेश में ये भूभाग है। ये जो जमीन थी, जो साम्राज्य विस्तार इन्होंने किया था, ये क्या विदेशी क्षेत्र था श्रीलंका, एक दूसरा अन्य क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक राजधानी बनाई थी नवीन इस क्षेत्र के लिए, ठीक है। उस राजधानी का नाम नोट डाउन करेंगे। तो इस क्षेत्र के लिए, श्रीलंका वाले क्षेत्र के लिए राजधानी बनाई थी इन्होंने, उसका नाम था मुंडी चोल मंडलम, ठीक है, चोल मंडलम। मैंने आपको बताया था संगम युगीन काल में, उस लेक्चर में देखना अपने। चोल राजवंश जो थे वे अपने साम्राज्य को क्या कहते थे? चोल मंडलम कहते थे। तो इस क्षेत्र को, श्रीलंका वाले भूभाग पर जो राजधानी बनाई थी, इन्होंने क्या नाम दे दिया उसे नाम दे दिया इन्होंने मुंडी चोल मंडलम, ठीक है, मुंडी चोल मंडलम नाम दिया था। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे जाके राजराज प्रथम मालदीव वाले भूभाग को भी जीत जाते हैं और चोल राजवंश में सम्मिलित कर लेते थे। मालदीव भूभाग पर भी कब्जा कर लेते हैं ये कब्जा। अब आप सोच सकते हैं कि इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किस हद तक कर लिया था, है ना। काफ़ी भूभागों को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया था। तो मालदीव वाले भूभाग पर भी राजराज प्रथम कब्जा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। राजराज प्रथम ने तंजौर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ये शैव भक्त थे, शैव अनुयायी थे। इनके बारे में ये चीज़ भी लिखेंगे, शैव अनुयायी थे, इसीलिए इन्होंने तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम है राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है, शिव मंदिर है ये, राजराजेश्वर मंदिर। कहाँ पे स्थापित है? ये स्थापित है तंजौर में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है राजराजेश्वर का मंदिर किसने बनवाया था तंजौर में? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था, जो कि चोल डायनेस्टी के शासक थे, प्रमुख शासक थे। राजराजेश्वर मंदिर, इस मंदिर को बृहदेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। शैव अनुयायी थे, मतलब शिव भगवान का मंदिर था ये भी चीज़ भी याद रखेंगे। इसका एक नाम अन्य था बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये दो नाम हो गए, काफ़ी फेमस मंदिर है। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? राजराज प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि चोल राजवंश के प्रमुख शासक हुए थे। राजराजेश्वर मंदिर का एक अन्य नाम बृहदेश्वर मंदिर है। ये एक शिव मंदिर है। चूँकि राजराज प्रथम शैव अनुयायी थे, इसीलिए इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये हो गई सारी जानकारी राजराज प्रथम के बारे में, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। काफ़ी साम्राज्य विस्तारवादी सोच के शासक थे और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। जैसा सोचा वैसा करके भी दिखाया। इन्होंने श्रीलंका और मालदीव में भी के भूभागों पर भी कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ते हैं, अगले शासक की ओर चलते हैं, जो कि राजेंद्र प्रथम। उनके बारे में देख लेते हैं। राजेंद्र प्रथम
जैसे इनके पूर्वज कर रहे थे, जिस तरीके से युद्ध लड़ रहे थे, उसी तर्ज पे राजेंद्र प्रथम भी चले। इन्होंने भी अपने साम्राज्य को काफ़ी विस्तारित किया था। तो साम्राज्य विस्तार किया, राजेंद्र प्रथम का युद्ध होता है, इन्होंने भी युद्ध लड़े। तो राजेंद्र प्रथम का जो एक खास युद्ध होता है वो किसके साथ होता है? तो पाल शासक, बंगाल में जो पाल वंश था, पाल शासक महिपाल के साथ में होता है। ठीक है, इनका युद्ध किसके साथ में होता है? महिपाल के साथ में, जो कि पाल वंश के शासक थे। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है दोस्तों? तो इस युद्ध में महिपाल की पराजय हो जाती है, ये हार जाते हैं, पराजय हो जाती है। बंगाल वाले भूभाग पर, जहाँ पर महिपाल शासन कर रहे थे, जिस भूभाग पर, वो क्षेत्र किसके पास आ जाता है? वो राजेंद्र प्रथम के पास वो क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, जब राजेंद्र प्रथम महिपाल को युद्ध में पराजित करते हैं तो ये एक उपाधि धारण करते हैं। उस उपाधि का नाम लिखेंगे गंगेई-कोंड चोल, ये उपाधि धारण करते हैं, है ना। कौन सी उपाधि धारण करते हैं? गंगेई-कोंड चोल, ये उपाधि धारण करते हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने चूंकि बंगाल वाले क्षेत्र में भी शासन किया था, ये क्षेत्र विजित कर लिया था। किससे विजित कर लिया था? तो पाल शासक महिपाल को हराकर इन्होंने इस भूभाग को विजित किया था। यहाँ एक तालाब का निर्माण करवाते हैं। इस तालाब का नाम लिखेंगे चोल गंगेई। तालाब का नाम था चोल गंगेई, चोल गंगेई था तालाब का नाम। यहाँ पे तालाब निर्मित करवाते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में। तो ये है राज प्रथम के बारे में। किसके साथ युद्ध होता है? तो पाल वंश के शासक महिपाल के साथ में युद्ध होता है, वहाँ पराजय होती है महिपाल की, और इस क्षेत्र पर राजेंद्र प्रथम का शासन हो जाता है। राजेंद्र प्रथम ने यहाँ पर एक उपाधि धारण की थी, उपाधि का नाम है गंगेई-कोंड चोल, और चोल गंगेई तालाब का निर्माण करवाया था इस क्षेत्र में। अच्छा, ये भी क्षेत्र एक अलग ही था। तो इनके जहाँ पर इनका मेन साम्राज्य था वहाँ से तो अलग था, काफ़ी दूर था। तो यहाँ पे भी एक राजधानी का निर्माण करवाया था, और राजधानी का नाम रखते हैं ये गंगेई-कोंड चोल मंडलम। राजधानी का नाम क्या रखते हैं? गंगेई क्यों? क्योंकि इस भाग में गंगा नदी प्रवाहित होती है, इसीलिए गंगेई, ये बार बार वर्ड आ रहा है, गंगेई-कोंड चोल मंडलम। ठीक है, मंडलम, ये रखा गया था राजधानी का नाम। राजधानी गंगेई, यदि नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, गंगेई-कोंड चोल मंडलम, ये था राजधानी का नाम। ये है राजेंद्र प्रथम के बारे में जानकारी। अब हम राजेंद्र द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। राजेंद्र द्वितीय और वीर राजेंद्र दोनों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट है इनके बारे में, उपाधि के से संबंधित। ठीक है, कौन सी उपाधि इन्होंने धारण की थी? तो राजेंद्र द्वितीय और वीर राजेंद्र दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। राजेंद्र तृतीय इनकी फेमस उपाधि है। इन्होंने एक उपाधि, ये भी प्रमुख शासक थे लेकिन पूछे नहीं जाते इनसे क्वेश्चन, इनसे उपाधि के संबंध में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। राजेंद्र द्वितीय ने अपने शासनकाल में एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम था प्रकेसरी। ठीक है, वीर राजेंद्र के द्वारा भी एक उपाधि धारण की जाती है, इनकी उपाधि का नाम था राजकेसरी। तो दोनों ही थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, इसीलिए आप याद रखेंगे। एक और उपाधि थी नरकेसरी, जो कि विजयालय ने धारण की थी। उसके बाद में प्रकेसरी राजेंद्र द्वितीय के द्वारा, और वीर राजेंद्र की उपाधि थी राजकेसरी। वीर राजेंद्र ने ये उपाधि क्यों धारण की थी? तो दोस्तों इन्होंने वीर राजेंद्र के द्वारा ये उपाधि क्यों धारण की गई थी दोस्तों? तो राजकेसरी ये उपाधि इसलिए धारण की गई थी क्योंकि इन्होंने चालुक्य वंश की सेना को पराजित किया था और तुंगभद्रा नदी में एक विजय स्तंभ स्थापित किया था, और इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने ये उपाधि धारण की थी राजकेसरी की। किसे हराया था इन्होंने चालुक्य वंश की सेना को हराया था। काफ़ी विशाल सेना थी, उसे हरा दिया था इन्होंने। चालुक्य वंश की सेना को हराया और तुंगभद्रा नदी में एक विजय स्तंभ स्थापित किया। विजय स्तंभ, तो ये पूछा जा सकता है कि ये विजय स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो ये विजय स्तंभ
चोल राजवंश के प्रमुख शासक वीर राजेंद्र के द्वारा स्थापित किया गया था विजय स्तंभ। ठीक है, कौन सी नदी पे? तुंगभद्रा नदी पे। और इसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। आगे कुलोत्तुंग जो शासक है, प्रमुख शासक, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कुलोत्तुंग द्वितीय। ठीक है, प्रथम नहीं, हम द्वितीय की बात कर रहे हैं। कुलोत्तुंग द्वितीय। तो दोस्तों कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में क्या फेमस है? तो इनके बारे में एक फैक्ट फेमस है कि इन्होंने विष्णु जी की मूर्ति, एक टेम्पल था चिदम्बरम टेम्पल। ठीक है, टेम्पल का नाम याद रखेंगे, चिदम्बरम मंदिर था। चिदम्बरम मंदिर। इस मंदिर में विष्णु जी की, विष्णु भगवान जो है, विष्णु जी जो हैं, उनकी प्रतिमा स्थापित थी। विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित थी, जिसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया था। किसने? कुलोत्तुंग द्वितीय ने। क्यों? क्योंकि ये शैव अनुयायी थे, तो विष्णु भगवान को ये नहीं मानते थे, इसीलिए इन्होंने विष्णु जी की जो प्रतिमा थी चिदम्बरम मंदिर से, यहाँ से उठवा कर कहाँ फेंक दी थी? समुद्र में फिकवा दी थी। कहाँ पर? समुद्र में। किसके द्वारा ये कृत्य किया गया था? तो कुलोत्तुंग द्वितीय के द्वारा ये कृत्य किया गया था। चोल राजवंश के शासक थे ये। समुद्र में फिकवा दी, ये फेंक दी। उसके बाद में कालांतर में क्या होता है दोस्तों? कालांतर में ये मूर्ति कहाँ पर है? तो कालांतर में एक आचार्य जी हुए, आचार्य जी का नाम लिखेंगे, आचार्य हुए, जिनका नाम है रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य के द्वारा समुद्र से ये इनके द्वारा निकलवाई गई कि वहाँ पे एक मूर्ति है विष्णु जी की। रामानुजाचार्य ने ये मूर्ति निकलवाई और इसे फिर से एक किसी अन्य मंदिर में प्रतिस्थापित किया गया। इस मंदिर को अन्य मंदिर में स्थापित किया या फिर प्राण प्रतिष्ठित किया गया इस मूर्ति को, विष्णु जी की मूर्ति को। कालांतर में आचार्य रामानुजाचार्य के द्वारा इस प्रतिमा को पुनः किसी अन्य मंदिर में स्थापित किया गया था। चिदम्बरम मंदिर की विष्णु जी की प्रतिमा को कुलोत्तुंग द्वितीय के द्वारा क्या करते हैं? समुद्र में ये फिकवा देते हैं, क्योंकि ये शैव अनुयायी होते हैं, विष्णु जी को नहीं मानते हैं, वैष्णव धर्म को नहीं मानते, इसीलिए इन्होंने इस मंदिर की प्रतिमा को समुद्र में फिकवा दिया था, जो कि काफ़ी बुरी बात है। कालांतर में क्या होता है? आचार्य रामानुजाचार्य इस मूर्ति को निकलवाते हैं समुद्र में से और किसी अन्य मंदिर में स्थापित कर देते हैं। कहा जाता है कि उस मंदिर का नाम तिरुपति है, तिरुपतिनाथ मंदिर। तिरुपतिनाथ मंदिर, तो मंदिर का नाम भी लिख लीजिए, अन्य मंदिर की जगह पे तिरुपतिनाथ मंदिर है वो, यहाँ पे स्थापित हो जाती है मूर्ति। ठीक है, इस मूर्ति को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित करवाया जाता है। ये कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में बात। एक इंसिडेंट था ये, जो कि आप लोगों को बताना काफ़ी ज़रूरी था, पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। अब चोल राजवंश के अंतिम राजवंश, जो कि पूर्व मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आते हैं, तो अंतिम शासक कौन हुए थे? राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय चोल राजवंश के अंतिम शासक हुए, अंतिम शासक। ठीक है, यहाँ पे चोल राजवंश फिर खत्म हो जाता है। आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हमने जितने भी प्रमुख शासक थे चोल राजवंश के, उन्हें डिस्कस किया था। अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र तृतीय। ये क्वेश्चन पूछा गया है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन हुए? तो राजेंद्र तृतीय हुए थे। चोल राजवंश के आय का प्रमुख साधन क्या था? आय का प्रमुख साधन है ना, चोल राजवंश, चोल डायनेस्टी जो चल रही थी, इनका आय का साधन क्या था? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आय का मुख्य साधन था इनका भूमि कर। और किस तरीके से लेते थे भूमि कर ये कृषकों से? तो उनके उत्पादन का 1/3 हिस्सा लिया जाता था भूमि कर के रूप में। उत्पादन का 1/3 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था, के रूप में। इसके अलावा व्यापार कर चलता था, व्यापार कर, चुंगी कर, ठीक है, चुंगी कर लिया जाता था।
और वैवाहिक कर भी लिया जाता था। विवाह आदि यदि होते हैं तो वहाँ से भी टैक्स लिया जाता था, वैवाहिक कर। तो इनके माध्यम से आय का प्रबंध किया जा रहा था चोल राजवंश के द्वारा। मुख्य रूप से भूमि कर लिया जाता था, उत्पादन का 1/3 भाग आय भूमि कर के रूप में प्राप्त करते थे चोल राजवंश के शासक। व्यापार कर लिया जाता था, चुंगी कर लिया जाता था, वैवाहिक कर भी लिया जाता था इस समय पर। चोल राजवंश इस समय पर तमिल साहित्य का काफी उदय हुआ था, कला और संस्कृति का उदय हुआ था। इन्होंने काफी ध्यान रखा था कला संस्कृति के साथ। तमिल भाषा का उदय हुआ था इनके समय पर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लेंगे। संस्कृति के रक्षक थे चोल राजवंश के शासक। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं इस चैनल से। अब प्राचीन भारतीय इतिहास दी एंड होता है, खत्म होता है यहाँ पे। यदि आप लोगों को और लेक्चर्स चाहिए या कोई सा लेक्चर नहीं समझ में आया है इनमें से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। दोबारा से मैं वो लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे जितने भी कमेंट आ रहे हैं, जितने भी रिस्पॉन्स मुझे मिल रहे हैं वो पॉजिटिव है, सारे ही रिस्पॉन्स अच्छे मिलते हैं। वे कहते हैं कि आप काफ़ी अच्छा पढ़ा रही हैं। तो मेरा आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। यदि समझ में आ रहा है तो नोट डाउन कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं आप लोगों की पढ़ाई में। आप लोग मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको फ़ायदा ये भी मिलेगा कि आप लोग एक तरीका सीख जाएंगे, एक पैटर्न सीख जाएंगे, किस तरीके से हमें एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सो दोस्तों अब बातें काफ़ी हो गई है। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको अब किस विषय पे, किस सब्जेक्ट पे पढ़ना है। तो हो सकता है मुझे हेल्प मिल जाए कि मैं अब कहाँ से लेक्चर स्टार्ट करूँ, कौन से सब्जेक्ट से लेक्चर बनाना स्टार्ट करूँ, या फिर मध्यकालीन भारत को ही स्टार्ट किया जाए। ये भी आप मुझे बता दीजिएगा यदि आपको मध्यकालीन भारत ही पढ़ना है, अब आगे कंटिन्यू करना हो हिस्ट्री को तो। ठीक है, तो मुझे जैसा भी आपको जो भी सुझाव देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।